आगे देखते हैं कुछ वानस्पतिक उद्यान जो भारत में उपस्थित, भारत और भारत के बाहर पूरे विश्व में उपस्थित है, उनके कुछ नाम। ठीक है, स्कॉटलैंड नाम का जगह है, वहाँ पे क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है एडिनबर्ग में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्यू, इंग्लैंड में। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन है यूएसए में। हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह में है, कोलकाता में है, लखनऊ, दार्जिलिंग, देहरादून, शिलोंग, अलग अलग जगह में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन मौजूद है, जिसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति को संग्रहित कर उनको विलुप्त होने से बचाया जाता है और उसको क्या करा जाता है, उचित पोषण दिया जाता है, जिससे उसका जीवन चक्र जो है वो अपने जीवन चक्र जो होता है वो संपूर्ण हो जाता है, वो बीच में उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अब वानस्पतिक उद्यान की भूमिका देखते हैं। वानस्पतिक उद्यान की भूमिका क्या होता है, वानस्पतिक उद्यान में क्या करते हैं, पौधों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रजाति के पौधों को एक साथ एक ही जगह पर उचित आहार के साथ क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और क्या किया जाता है, उसको प्रदर्शनी के लिए वहाँ पे एक क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है, जिससे उसके सारे डिटेल्स उसके आसपास लिखे होते हैं, जिससे उसकी पहचान हो जाती है, पहचान के साथ उसका वर्गीकरण हो जाता है। उसके साथ साथ वो जो प्रजाति होती है, वो जाति जो होती है वो क्या होती है, विलुप्त नहीं हो पाती है, उसको उचित आहार उचित पोषण दिया जाता है और उसको उसके अनुकूलन के हिसाब से उसका आवास दिया जाता है, मतलब कौन सी मिट्टी में कैसा पानी दिया जाना चाहिए, किस टाइम पे दिया जाना चाहिए, उसको धूप कम चाहिए, धूप ज़्यादा चाहिए, ऐसे वनस्पतियों को वानस्पतिक उद्यान में ट्रीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, वनस्पतियों की जो प्रजाति है वो क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ठीक है, आप देखते हैं संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय वो स्थान होता है जहाँ पर प्रदर्शनी के लिए जंतुओं को तथा पादपों को मृत अवस्था में क्या करते हैं, रखा जाता है। किसके लिए किया जाता है, इसको प्रदर्शनी के लिए, अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसको संरक्षित रखा जाता है। किस रूप में, उसके मृत्यु होने के पश्चात मृत रूप में रखा जाता है। ठीक है, उसको संग्रहित किया जाता है और उसको प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लघु संग्रहालय और दूसरा होता है वृहद संग्रहालय। ठीक है, लघु संग्रहालय कहाँ होता है, हम लोग जब विद्यालय में होते हैं, जब हाई स्कूल में होते हैं, तब क्या करते हैं, उसके लैब में जंतु विज्ञान की शाखा को या फिर पादप विज्ञान की शाखा को जब पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मृत अवस्था में केमिकल में क्या किया जाता है, उसको एक छोटे छोटे कंटेनर में रखा जाता है और विद्यार्थियों को वहाँ से वो प्रदर्शित कर उनको बताया जाता है, उसके सारे भागों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में उसकी पहचान बताई जाती है। ये जो छोटी जगह में, छोटी संख्या में, कम संख्या में जंतु और पादप जहाँ पे मृत अवस्था में उपस्थित होते हैं और प्रदर्शन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लघु संग्रहालय बोलते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बृहद संग्रहालय की बात करें तो ये क्या होता है, बृहद संग्रहालय जो होता है वो विश्वविद्यालयों में क्या होता है, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो जंतु और पादप को संग्रहित करके जहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में होता है और उसको प्रदर्शनी के लिए निकाला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े लैब का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे जातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो जंतु विज्ञान से संबंधित जंतु हो या फिर पादप विज्ञान से संबंधित पादप हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बृहद संग्रहालय में, और क्या आता है, कुछ बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ पहचान और प्रदर्शनी के लिए संग्रहालयों की स्थापना की जाती है। उसमें क्या करते हैं, सारे जंतुओं और पादपों का एक प्रदर्शनी के रूप में क्रमबद्ध रूप में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं। ठीक, संग्रहालय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक विज्ञान के संग्रहालय है वो हमारे इंडिया में और क्या बोलते हैं, आपके पूरे विश्व में कहाँ कहाँ स्थित है।
ये क्या होते हैं, जो संग्रहालय होते हैं इनमें जो नाम होते हैं उनकी पहचान होती है जीवों की, वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मतलब द्विनामकरण प्रणाली से संबंधित होती है। उसमें क्या होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है, तो उसको समझने के लिए पूरे विश्व में कहीं से भी लोग आते हैं, किसी भी जगह पे जो संग्रहालय स्थित होता है उसको आसानी से हम उसको उसके नाम को, उसकी जाति को, उसके पूरे वर्गीकरण को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, द्विनामकरण प्रणाली से जो प्राप्त नाम होता है उस नाम से उसको प्रदर्शित करते हैं। कहाँ कहाँ है देखते हैं, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, लंदन में स्थित है। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूजियम है, वो कहाँ स्थित है, वॉशिंगटन में स्थित है। तीसरा है वन संग्रहालय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं वानस्पतिक उद्यान के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि वानस्पतिक उद्यान किस लिए होता है, वनस्पतियों को संग्रह कर, वनस्पतियों की विभिन्न जातियों को संग्रह करने के लिए उचित स्थान और आवास अनुकूलन देने के लिए क्या करते हैं, वनस्पति उद्यान की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार अब बात करते हैं जंतु उद्यान या चिड़ियाघर की। चिड़ियाघर में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु को क्या करते हैं, एक ही जगह में अलग अलग सेपरेट क्या करते हैं, रखा जाता है प्रदर्शनी के तौर पर। उसमें क्या करते हैं, उनको उचित आहार दिया जाता है, उनको उचित अनुकूलन दिया जाता है, उनको आवास का मतलब उनका आवास जो होता है उनके अनुसार बनाया जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जंतु एक साथ एक ही जगह में उचित आवास और उचित पोषण के साथ, उचित आहार के साथ एक ही जगह पर प्रदर्शन के लिए और प्रदर्शन के लिए संग्रह करके रखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, जंतु उद्यान या फिर चिड़ियाघर। आप लोगों ने तो चिड़ियाघर देखा ही होगा, वहाँ पे अलग अलग जंतुओं को क्या किया जाता है, अलग अलग जानवरों को एक साथ रखा जाता है अलग अलग बॉक्सेस में, अलग अलग जगह पे उनके अनुसार। ठीक है, जंतु उद्यान के क्या लक्ष्य होते हैं, जंतु विज्ञान के पहला लक्ष्य होता है कि उसको उचित आहार दिया जाता है, उचित पोषण दिया जाता है। उचित आहार और उचित पोषण देने के कारण क्या होता है, उनके आयु में वृद्धि हो जाती है। आयु में वृद्धि होने से क्या होगा, वो अपने जीवन चक्रों को संपूर्ण रूप से पूरा कर लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरा उनको उचित आवास दिया जाता है, उचित अनुकूलन दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, वो अपनी प्रजाति विलुप्ति के कगार पर नहीं पहुंचती और क्या होता है, उनकी संततियां बढ़ती जाती है, उनके जो प्रजाति है उसका वृद्धि और विकास सतत होता रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी रोग या फिर कोई भी डिसीज के कारण उनकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उनको उचित आहार दिया जाता है, उचित आवास दिया जाता है और अनुकूलन भी उनके अनुसार होता है, उनको अनुकूलता भी उनके अनुसार प्राप्त होती है। ठीक है, भारत में प्रमुख प्राणी उद्यान के जगह कौन सा है, अलीपुर प्राणी उद्यान है कोलकाता में, वैसे ही अलीगढ़ लखनऊ में भी जंतु उद्यान उपस्थित है। ठीक है, अब देखते हैं प्राणी उद्यान तथा प्राणी संग्रहालय में अंतर। अच्छा, प्राणी उद्यान अलग होता है और प्राणी संग्रहालय अलग होता है। ठीक है, प्राणी उद्यान में क्या करते हैं, जीवित जंतुओं को रखा जाता है एक साथ संग्रह करके। ठीक है, और जो प्राणी संग्रहालय होता है उसमें क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जंतुओं के जो विभिन्न भाग होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उस उचित अनुकूलन वाले केमिकल में क्या करते हैं, बॉक्सेस में बंद करते हैं और उसको प्रदर्शनी के लिए लगाते हैं। उनके क्या बोलते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम के साथ साथ उनके क्या बोलना चाहिए, पूरे वर्गीकरण के साथ उस जंतु के नाम और जगह को मेंशन करके, डेट, जगह, मेंशन, सारे चीज़ों को मेंशन करके क्या करते हैं, उस जंतु के बॉडी पार्ट्स को रखा जाता है प्रदर्शनी के लिए। उसको क्या बोलते हैं, प्राणी संग्रहालय। प्राणी उद्यान आपको समझ में आ गया, प्राणी संग्रहालय आपको समझ में आ गया। अब उन दोनों को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, कौन कौन से अंतर उपस्थित होते हैं। प्राणी उद्यान क्या होता है, प्राणी संग्रहालय क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, प्राणी उद्यान बोलता है कि प्रदर्शित स्पेसिमेन जो होता है वो जीवित तथा सक्रिय रूप में होते हैं। प्राणी उद्यान में जो समस्त जानवर या समस्त जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं और सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब वो अपने से चल फिर खा पी आराम से सकते हैं। ठीक है, जो प्राणी संग्रहालय होता है इसमें क्या होता है, प्रदर्शित प्रतिदर्श जीवन रहित तथा अक्रिय होते हैं, मतलब उनके मृत्यु के पश्चात क्या करते हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, जैसे नाखूनों को, सींग को, छाल को, कानों को अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग जगह में रखा जाता है केमिकल में। तो ये क्या होते हैं, जीवन रहित होते हैं तथा अक्रिय होते हैं।
क्लियर। दूसरा है संपूर्ण जंतु ही प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, संपूर्ण जंतु मृत अवशेष के रूप में या स्टफ्ड रूप में या उसके भाग का प्रदर्शन होता है। जंतु जीवाश्म भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जंतु जीवाश्म क्या होता है, जो बहुत वर्षों पूर्व क्या करते हैं, बहुत वर्षों पूर्व क्या हो जाता है, जिन क्या बोलते हैं प्राणियों की मृत्यु हो जाती है और वो चट्टानों में या फिर धरती में दबे हुए होते हैं, वो बहुत वर्षों के बाद खुदाई में जब प्राप्त होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है और फिर उनके अवशेष जो प्राप्त उसके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जंतु जीवाश्म। तो जंतु जीवाश्म का अध्ययन करके हम क्या जान सकते हैं कि जंतु जीवाश्म का अध्ययन कर हम उस समय में जब वो जंतु जीवित था उस समय में कैसा वातावरण था, कैसा रहन सहन था, कैसे खान पीना था, उनका आहार क्या होता था जंतुओं का, उनका जीवन कितने वर्षों का होता था, उनकी जीवनी कैसे हुई, मतलब उनका जीवन चक्र कैसा था, वो सारी चीज़ हम लोग कहाँ से जान सकते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करके। ठीक है, तो जंतु जीवाश्मों की भी जो जंतु जीवाश्म खुदाइयों से मिलते हैं हमको, उसको भी प्रदर्शनी के रूप में प्राणी संग्रहालय में प्रदर्शन के रूप में रख देते हैं। क्लियर। और इसमें क्या करते हैं, प्राणी उद्यान में उसमें क्या करते हैं, सक्रिय जंतुओं को ही रखा जाता है। तो उसमें तो क्या होता है, उस हिसाब में उसके वैज्ञानिक नाम और उसके अलावा उसके आचरण के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा अंतर बोलता है कि जंतु जीवाश्म प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। उसमें क्या करता है, जंतु जीवाश्म प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ नंबर बोलता है यहाँ विकास या जाति वृत्त का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। विकास इसमें क्या होता है, जंतुओं के सिर्फ नाम मेंशन होते हैं, वो भी सिर्फ वैज्ञानिक नाम, और वहाँ पे जो प्रचलित नाम होता है वो मेंशन होते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जाति वृत्त का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। अलग अलग जो उनका विकास हुआ जंतुओं का, उनके विकास का जाति वृत्त प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ प्राणियों का विकास या जाति वृत्त का प्रदर्शन मॉडल या चार्ट द्वारा किया जाता है। इसमें प्राणियों के देखो जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे या फिर मृत जीवों का अध्ययन करेंगे तो उनका जो जीवन चक्र होता है उसके बारे में पूरा, जो उनका जीवन चक्र तो शुरू होकर समाप्त भी हो चुका होता है, तो उन जब जन्म होता है उसके पश्चात मृत्यु होती है, उसके बीच में जो भी जीवन चक्र होता है उनमें कैसे कैसे किस किस टाइम में कैसे कैसे विकास हुए हैं उसका अध्ययन किसके माध्यम से, उसका प्रदर्शनी के माध्यम से रख दिया जाता है चार्ट बनाकर। और क्या करते हैं, जो जाति वृत्त होती है, जाति वृत्त का मतलब क्या होता है कि जिसका पूरा वर्गीकरण होता है वंश से लेके जगत तक का, उसको भी क्या कर देते हैं, चार्ट के द्वारा मॉडल के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। लेकिन प्राणी उद्यान में ऐसा नहीं किया जाता है। क्लियर। नंबर 5 बोलता है कि प्राणियों के सभी समूह के जीवित प्रतिदर्श नहीं होते हैं। तो जंतुओं में जो जो जंतु हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग रख लेते हैं प्राणी उद्यान में, लेकिन क्या उसके पूरे जातियों के जो समूह होते हैं उसको रखते हैं नहीं। इसको जो हमको लगता है कि हम रख सकते हैं उन्हीं जीवों को हम क्या करते हैं, उन्हीं जंतुओं को जीवित प्रतिदर्श के रूप में ही रखते हैं। ठीक है। संग्रहालय में जंतुओं के सभी समूहों के प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व होता है। मतलब जो संग्रहालय होता है वहाँ क्या होता है, जंतुओं के सभी जो जितने भी समूह उपस्थित होते हैं उसमें क्या होता है, प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व, मतलब कोई एक प्रतिनिधित्व करता है उन जंतुओं का। इससे आप लोगों को प्राणी उद्यान और प्राणी संग्रहालय में अंतर तो समझ में आ गया होगा। प्राणी उद्यान और प्राणी संग्रहालय में अंतर के पश्चात आगे हम लोग देखते हैं वर्गीकीय कुंजियां या सूचक। वर्गीकीय कुंजियां क्या होता है, वर्गीकीय कुंजियां ये होता है कि किसी भी जंतु अथवा पादप को के बारे में अध्ययन करने के लिए जिन प्रिंटेड मीडिया का उपयोग किया जाता है, प्रिंटेड क्या बोलना चाहिए, हमको लिखा लिखाया उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकीय कुंजियां। अच्छा, एक और चीज, ये क्या हो गया, वर्गीकीय कुंजियां तो अलग चीज हो गया। इसमें क्या होता है, सूचक जो वर्ड दिया हुआ है ये क्या है, इसमें क्या है, हमको एक प्रिंटेड अनुरूप क्या बोलना चाहिए, प्रिंटेड बुक जो होता है ना हमारा प्रिंटेड बुक, उसको तैयार करते हैं। उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, उस जो जीव होता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु, उनका क्या करते हैं हम लोग सारे के सारे लक्षणों को लिखते हैं। ठीक है, लक्षणों को लिखते हैं जिससे कि अगर नए जंतु प्राप्त होते हैं या फिर कोई जंतु प्राप्त होता है तो उस जंतु को, उसके जंतु के नामकरण के लिए या फिर उस जंतु के वर्गीकरण के लिए या फिर उसके जाति वंश के बारे में पता करने के लिए क्या करते हैं हम वर्गीकीय
कुंजियाँ जो हमारा बना होता है उसमें जो सूचक होते हैं, मतलब जो आचरण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, सूचक मतलब हो गया लक्षण आपका, ठीक है। लक्षण से हम लोग सूचित करते हैं कि वो कौन से लक्षण वाला जंतु है, मतलब उस जंतु का हम लोग नाम कैसे प्राप्त करेंगे, उस लक्षण को देखेंगे कि कौन से सूचक में कौन सा लक्षण प्रेजेंट है। उसके बाद उसको वर्गीकी किस में देखेंगे, वर्गीकी कुंजिया में देखेंगे। ये क्या होता है, एक प्रिंटेड बुक होता है जिसमें लक्षण सारे लिखे होते हैं, फिर उस सूचक के अनुसार, उस लक्षण के अनुसार हम वर्गीकी कुंजिया में ढूंढेंगे कि वो कौन से जंतु के समान अपना आचरण रखता है, तो वो कौन से जंतु के जाति का है, वंश का है, कुल का है, गण का है, वर्ग का है कि संघ का है या फिर जगत का है, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से संभव होता है, वर्गीकीय कुंजियां के माध्यम से संभव होता है, ठीक है। तो वर्गीकीय कुंजियां क्या होता है, एक लाइन में अगर देखेंगे तो वर्गीकीय कुंजियां प्रिंटेड माध्यम होता है जीव जगत में पादप और जंतुओं के लिए, नए जंतुओं के लिए या फिर नए पादपों के लिए उनके लक्षणों के अनुसार उनके नामकरण या फिर उनके वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वर्गीकीय कुंजियों का उपयोग किया जाता है। क्लियर। कुंजियों के प्रकार, कुंजी कितने प्रकार के होते हैं, कुंजी 2 प्रकार के होते हैं, कोष्ठीकृत कुंजी और इंडेंटेड कुंजी। कोष्ठीकृत कुंजी क्या होता है, कोष्ठीकृत कुंजी में ये होता है कि समांतर लक्षण होता है इसमें, कोष्ठीकृत कुंजी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलर कुंजी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समान पैरेलर जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, समांतर लक्षण वाले, समांतर लक्षण मतलब दो लक्षणों की एक जोड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलर सिम्टम्स बोलेंगे और उसको कोष्ठीकृत कुंजी बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे जो पॉम्पलेट्स होते हैं, पूरे जो बुक होते हैं, उसमें क्या होते हैं, समांतर लक्षणों का संग्रह होता है कि ये दोनों लक्षण किस जीव में प्रेजेंट है, ये दोनों लक्षण किस जीव में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इंडेंटेड कुंजी, इंडेंटेड कुंजी का इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग लक्षण प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेड कुंजी, इंडेंटेड कुंजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 जो लक्षण होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बात करते हैं किसी जंतु की या किसी पादप की, तो इंडेंटेड कुंजी जो होता है, अगर देखते हैं, अगर कोई लक्षण लेते हैं, जैसे कि कलगी है, ठीक है, तो कलगी किस में है, कलगी तो मुर्गी के में होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाँ, और तोते के में होती है क्या कलगी, तो होगा नहीं। तो इंडेंटेड कुंजी का मतलब होता है कि अगर 2 विपर्यायी लक्षणों के अलग अलग लक्षणों का समूह है तो उसको क्या बोलेंगे, जोड़ी है, तो उसको इंडेंटेड कुंजी से प्रेजेंट करेंगे। और कोष्ठीकृत कुंजी क्या होता है, जिसमें समांतर लक्षणों का संग्रह होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोष्ठीकृत कुंजी बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं वर्गीकीय साहित्य। कुंजी जो होता है वो पतला होता है, पतले रूप में होता है, मतलब छोटे रूप में होता है, उसमें ज़्यादा कोई विशेष दिया नहीं होता है। लेकिन वर्गीकीय साहित्य क्या होता है, वर्गीकीय साहित्य ये होता है कि जिसमें पूरे लक्षणों को प्रिंटेड माध्यम में हम लोग एक बड़े वृहद आकार के बुक में हम लोग उसके पूरे लक्षणों को निम्न रूप में, जो निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं या फिर निम्नलिखित टॉपिक जो दिए गए हैं उनके अनुसार हम लोग सूचीबद्ध करते हैं या फिर सूची में क्रमागत लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गीकीय साहित्य। साहित्य मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ का डिटेल में अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का वृहद रूप में अध्ययन करना, संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करना साहित्य कहलाता है। तो वर्गीकीय किसी जंतु और पादप का वर्गीकीय जो होता है, वर्ग का, पूरे जाति का, पूरे वर्गीकरण का वृहद रूप में अध्ययन करने के लिए उनके लक्षणों को एक बुक में प्रिंटेड माध्यम में संरक्षित रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकीय साहित्य बोला जाता है। तो वर्गीकीय साहित्य में कितने टॉपिक ले सकते हैं हम लोग, 7 टॉपिक होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सूचीपत्रक, ठीक है। अब देखते हैं सूचीपत्रक। सूचीपत्रक में क्या होता है कि जो पूर्व से उपस्थित जो जंतु है या फिर पादप है उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन को हम एक पुस्तक में प्रिंटेड माध्यम से लिख के रखते हैं और उसका बाद में अध्ययन करते हैं, उसका कुंजी के रूप में हम लोग लिख के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सूचीपत्रक। उसमें क्या होता है, वंश, जाति, गण, कुल,
सारे चीज़ों का उसमें उल्लेख होता है, उसको बोलते हैं सूची पत्रक। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, किसी विशेष जंतु का, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु या पादप का क्या करते हैं, एक बुक, एक प्रिंटेड माध्यम में उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, क्षेत्र में प्रेजेंट विशेष जंतु या फिर पादप। ठीक है, उसके बाद है नियम पुस्तिका। इसमें क्या होता है, किसी भी जंतु या फिर पादप के लिए क्या करते हैं, वर्गीकरण के लिए एक नियम क्या होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, जिसके अनुसार वर्गीकरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, नियम पुस्तिका। उसके बाद क्या है, फाना। फाना में क्या होता है, विशेष क्षेत्र में प्रेजेंट विशेष जन समूह जो होता है, विशेष पादप का, जंतु या पादप समूह, पूरे समूहों का अध्ययन करने के लिए इसमें कुंजी बनाया होता है, उसको क्या बोलते हैं, साहित्य बनाया होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाना। फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा और फाना में क्या अंतर होता है, फ्लोरा जो होता है वो विशेष क्षेत्र में प्रेजेंट विशेष एक ही पर्टिकुलर जंतु के लिए बनाया जाता है या फिर पादप के लिए बनाया जाता है। फाना जो होता है कि विशेष क्षेत्र में प्रेजेंट उन विशेष जंतु या उस विशेष पादप के पूरे समूह के ऊपर जो प्रिंटेड माध्यम में उसका वर्गीकरण या फिर उसका डिटेल लिखा होता है, उसको बोलते हैं फाना। ठीक है, फिर क्या है, सूची पत्र। इसमें क्या बोलते हैं, उसको क्रमबद्ध रूप में, मतलब क्रमबद्ध रूप में क्या होता है, उसको अल्फाबेटिकल रूप में। ठीक है, अल्फाबेटिकल रूप में जंतु और पादप को के वर्गीकरण को क्या करते हैं, लिखा रहता है पूरे बुक में, उसको क्या बोलते हैं, सूची पत्र। ये क्या होता है, क्रमबद्ध रूप में होता है। फिर हो गया मोनोग्राफ और जनरल एवं अंतराली पाठ्य सामग्री। जनरल एवं अंतराली पाठ्य सामग्री को बड़ा और बृहद तौर में बनाया जाता है, इसमें पूरे वर्गीकरण को एक साथ नोट डाउन किया जाता है। और मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ होता है जिसमें इसको भी क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल रूप में मोनोग्राफ, उसको पूरे चित्र के साथ उसको क्या करते हैं, संग्रहित किया जाता है क्रमबद्ध रूप में, अल्फाबेटिकल रूप में इसको भी संग्रहित किया जाता है। इसमें विशेष जंतु और विशेष पादप के लक्षणों को अलग से लिखा जाता है। और क्या करते हैं, जनरल एवं अंतराली पाठ्य सामग्री में सारे चीज़ों का उल्लेख जो होता है वो वृहद रूप में होता है। क्लियर, ये सब वर्गीकीय साहित्य के सातों टॉपिक समझ में आगे होंगे कि कैसे कैसे कुंजियों का उपयोग करके इन सातों कुंजियों का निर्माण किया जाता है और उसके बाद उनके जंतु और पादप जो जंतु होते हैं, पादप और जंतु होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। क्लियर।